व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन करना अपने अकाउंटिंग न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ। अब न्यूमेरिकल पोर्शन में तुम लोग को कौन सा चैप्टर सबसे मुश्किल लग रहा है फॉर योर टर्म 1 एग्जामिनेशंस, उसका कमेंट में आपको मेंशन करना है। मैं उसका रिवीजन पहले करवा दूंगा। तो आज हम लोग फटाफट से देखने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस और किस तरीके क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आइए जल्दी से रिवाइज करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस। कॉपी पेन जो भी बुक लेते हो वो ले आओ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, मेरे साथ साथ आपको हेडिंग डालना है अकाउंटिंग इक्वेशन। जो भी आप कॉपी, जो भी बुक यूज कर रहे हो उसको साथ रख के बैठो और अकाउंटिंग इक्वेशंस हेडिंग डालो। अगले 15 to 20 मिनट्स में हम लोग इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से। अकाउंटिंग इक्वेशंस में सबसे पहले कितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं? 4 प्रकार के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं आपके लिए। सबसे पहला होता है इक्वेशन बेस्ड, जिसमें पूरा का पूरा इक्वेशन बनाना है। तो अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है, आपका स्कूल सब्जेक्टिव पेपर ले रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्जेक्टिव है तो आना ही नहीं है, एमसीक्यू आना है, तो बड़ा इक्वेशन तो बनने का मतलब ही नहीं। दूसरा होता है हमारे पास फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं, हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तीसरा होता है हमारे पास एग्जाम्पल बेस्ड, आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखने होते हैं। और चौथा होता है टी शेप अकाउंट, या फिर मैं इसको नेचर बेस्ड भी बोलता हूँ, नेचर बेस्ड क्वेश्चंस। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज मैं आप लोगों को ये 3 प्रकार के क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कर दूं और इक्वेशन बेस्ड को एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस की, कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो देखो यार, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में मेनली आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने को बोल सकता है। मेनली ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही पूछा जाएगा कि प्रॉफिट्स कैलकुलेट करके दिखाओ। प्रॉफिट्स के लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज रटने की जरूरत नहीं है, समझने की कोशिश करना। मैं बोलता हूं कि आपने बिजनेस शुरू करा स्टार्टिंग में, सपोज हम इस ईयर की बात करते हैं कि ये ईयर 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ, तो 31 मार्च 2020 में ये ईयर खत्म होगा, राइट? ये पूरा साल है। साल के शुरू में जो आपने पैसा लगाया उसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। जो आपने शुरू में पैसा लगाया इसको बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल, लेट सपोज आपने 5 लाख रुपीज से बिजनेस शुरू करा, 5 लाख रुपए का आपने कैपिटल लगाया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, आप जब क्लोजिंग में देख रहे हो, जब बिल्कुल लास्ट में देख रहे हो, तो अब आपका कैपिटल हो चुका है 7 लाख। क्लोजिंग कैपिटल कितना हो चुका है? 7 लाख। तो इसका मतलब मैंने पैसा लगाया था साल के शुरू में 5 लाख, जब तक मैं एंड में पहुंचा तो मेरा कैपिटल 2 लाख बढ़ गया। मैंने अपनी जेब से कोई पैसा नहीं डाला बिजनेस में। इसका मतलब जो मैं बिजनेस कर रहा था, उस बिजनेस के ऑपरेशन से मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि मैंने तो 5 लाख लगाए थे, तो लास्ट में भी उतने ही रहने चाहिए थे, लेकिन बढ़े। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज करो प्रॉफिट का। सबसे पहला क्लोजिंग कैपिटल। आई एम सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो थोड़ा सा ये आवाज़ का मैनेज करना प्लीज़। माइनस ओपनिंग कैपिटल, फॉर्मूला नंबर 1। अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये पहला फॉर्मूला होता है। 7 माइनस 5 कितना वैल्यू आएगा? 2 लाख रुपीज़, ठीक है। अब लेट सपोज इसमें कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं क्या? बिल्कुल हो सकती हैं, इसमें कुछ चीज़ें और भी हो सकती हैं। जैसा मैंने बोला कि आपने शुरू में 5 लाख रुपीज लगाए, सपोज आपने 5 लाख रुपीज लगाए और थोड़े टाइम बाद, 2 महीने बाद 1 लाख और लगा दिए। 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ्स, 2 महीने बाद आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए और लगा दिए। इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आपने एडिशनल कैपिटल लगाया 1 लाख, तो आपका अब कैपिटल कितना हो गया? ओपनिंग प्लस एडिशनल, 5 + 1 6, ठीक है। फिर आपने चलते रहे, यहाँ पे आपने कुछ पैसा निकाल के घर ले गए, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कुछ पैसा निकाल के आप घर ले गए, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। कितना पैसा लेके घर गए? 50,000। ये आपने निकाल लिया, तो पैसा निकाल के ले गए, तो ये तो मेरी कैपिटल को कम करेगा,
भाई जब पैसा लगा रहा था तो कैपिटल बढ़ रहा था, निकाल लिया तो कम करेगा, उसको ड्रॉइंग्स बोला, इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। फिर साल के एंड तक आते 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 आपको प्रॉफिट हो गया, कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख रुपीस का, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो अब आपको बताना है कि लास्ट में मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, आपको बताना है लास्ट में मेरा क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा। तो मैंने बोला इसमें कौन सा बड़ी बात है, सबसे पहले शुरू में ओपनिंग कैपिटल कितना लगाया था, 5 लाख, फिर जो एडिशनल कैपिटल लगाया उसको प्लस कर दो, कितना एडिशनल लगाया, 1 लाख, बहुत अच्छे। फिर जो पैसा निकाला, जो घर ले गया, वो माइनस कर दो, क्योंकि पैसा जा रहा है उसको माइनस कर दो, 50,000। फिर जो मैंने पैसा और कमाया, जो प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास, 2 लाख रुपीस, 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो यहां से मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, देखो जरा कितना क्लोजिंग कैपिटल आएगा, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 - 50 इज 750, 7,50,000 का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो अगर क्वेश्चन आपसे क्लोजिंग कैपिटल पूछ ले तो यही फॉर्मूला लगता है, राइट। बट अगर क्वेश्चन आपको बोले कि आपके पास ओपनिंग भी है, आपके पास एडिशनल भी है, ड्रॉइंग्स भी है, प्रॉफिट नहीं है, आपको प्रॉफिट निकालना है, यू हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट, तो उस केस में प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो ये सारी चीजें उधर जाके माइनस हो जाएंगी। बस भाई इधर माइनस में है ना ड्रॉइंग्स, तो इधर आके प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, तो देखो क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स, क्योंकि उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, सीधा सीधा फॉर्मूला। क्लोजिंग कैपिटल कितना हुआ, देखो क्लोजिंग कैपिटल 750 प्लस ड्रॉइंग्स कितना 50 माइनस एडिशनल कैपिटल कितना 1 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल कितना 5 लाख। तो देखो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 750 + 50 8 लाख, 8 - 6 इज 2 लाख। देखो आ गया ना वही प्रॉफिट जो हमने लिख के चले थे। तो बेसिकली प्रॉफिट का एक फॉर्मूला ये होता है, देखो फॉर्मूला वही है, वहां पे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हुई थी बात, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, बट दो चीजें नहीं आ गई, कौन कौन सी, एक ड्राइंग्स और एडिशनल, वो हमने यहाँ पे बीच में सेटल आउट कर दी। तो आपको याद रखना है कि प्रॉफिट के 2 फॉर्मूलाज हो सकते हैं, इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो बस फॉर्मूला याद रखना, सीधा सीधा काम हो जाएगा। इस तरीके का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक फॉर्मूला और याद रखने ला, एक तीसरा फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो अगर आपसे पूछ ले कि लाइबिलिटी बताओ तो क्या करोगे, एसेट्स माइनस कैपिटल, अगर पूछ ले एसेट्स बताओ तो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, अगर पूछ ले कैपिटल बताओ तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो 3 फॉर्मूलाज मेन है जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में यूज होते हैं, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, या ये या ये या ये, डन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास मेनली यही फॉर्मूलाज यूज होते हैं। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस की, कि सर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि 1 मार्कर्स आ रहे हैं। एग्जाम्पल बेस्ड में क्या होता है, एग्जाम्पल बेस्ड में आपसे बोलेगा कि ट्रांजैक्शन बताओ जहां पे इंक्रीज इन वन एसेट हो एंड डिक्रीज इन अदर एसेट हो। बताओ जी, एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट कम हो रहा है, इसका क्या एग्जाम्पल होगा, क्या ट्रांजैक्शन हो सकता है। आपने, अब हम रिवीजन कर रहे हैं, अकाउंटेंसी आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत आसान है। बताओ ऐसा कब होगा कि एक एसेट बढ़े और दूसरा एसेट कम हो जाए। क्या मैं ऐसा लिख दूं, मशीनरी परचेज फॉर कैश, मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, अगर मैंने मशीनरी खरीदा तो मशीनरी बढ़ गया और कैश कम हो गया। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर बढ़ गया और कैश कम हो गया, ठीक है। कुछ और सामान, कुछ भी, कोई भी एसेट खरीद रहे हो, पैसा जा रहा है आपके पास से, राइट, एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग काम कर सकते हो, ओके। अच्छा जी, दूसरा मैं बोलता हूं, सपोज आपको बताना है इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, एसेट भी बढ़ जाए और लाइबिलिटी भी बढ़ जाए, ठीक है, एसेट भी बढ़ जाए, लाइबिलिटी भी बढ़ जाए। तो मैंने लिखा स्टॉक परचेज्ड फॉर कैश, स्टॉक परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कैश नहीं, ऑन क्रेडिट। अगर मैंने गुड्स खरीदे, स्टॉक खरीदा उधार पे,
तो एक तो मेरे गुड्स बढ़ गए यानी एसेट बढ़ गया, ठीक है। ऑल्दो जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम उसको मान के चलते हैं हमारा खर्चा एज पर जनरल एंट्रीज अप्रोच, बट यहाँ पे मैं स्टॉक बात करके चल रहा हूँ। स्टॉक हमारा एसेट होता है, ठीक है। स्टॉक बढ़ गया और उधार पे खरीदा अगर मैंने, सपोज क्रेडिट पे खरीदा, तो लायबिलिटी भी बढ़ गई, लायबिलिटी भी बढ़ गई। मैंने बैंक लोन ले लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया तो कैश आ गया, कैश आ गया, और बैंक लोन लायबिलिटी है वो भी बढ़ गई, या कैश या बैंक, ठीक है। बैंक लोन ले लिया इस तरीके से, ठीक है। तो एक और मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये आपको बताना है। इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन कैपिटल, ये आपको बताना है। डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन कैपिटल, ये आपको बताना है। और ये चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज सावधान इंडिया सवाल, ध्यान से करना। इंक्रीज इन लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर आप ये सोच पा रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत एक्सीलेंट बने हैं क्लास 11th के। इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये होता है दूसरे प्रकार के सवाल। मैं इन सभी की डिटेल्ड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल बेस्ड हो गया। अब बात करता हूँ टी शेप अकाउंट बेस्ड। आपको अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के लिए आपको एक रूल्स पता होने चाहिए, ये चीज़ याद रखो। क्लियर, अगर आपको इस क्लियर के बारे में पता है तो आपकी अकाउंट्स पूरी क्लियर है। अगर आपको क्लियर नहीं पता तो आपके अकाउंट्स में भी दिक्कत है, ठीक है। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लायबिलिटी, E stands for expenses, A stands for assets and R stands for revenue. Capital, liability, expense, assets और revenue, ये clear का full form होता है। अब जो E और A है वो डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड में इंक्रीज होते हैं और क्रेडिट साइड यानी राइट साइड में डिक्रीज होते हैं। दीज आर बेसिक रूल्स जो आपको पता होना चाहिए। एसेट और एक्सपेंस लेफ्ट साइड में, किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड में इंक्रीज होंगे और क्रेडिट में डिक्रीज होंगे, ठीक है। और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये तीनों ये डेबिट में डिक्रीज होते हैं, क्रेडिट में इंक्रीज होते हैं। डेबिट में क्या हो जाएंगे? डिक्रीज, और क्रेडिट में क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। ये इनकी खासियत है। ये तीनों उल्टे हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज आपसे एग्जाम में पूछा कि बताओ वेयर द डेबिट ऑफ द, या डेबिट नहीं लिखता मैं, वेयर द इंक्रीज ऑफ द फॉलोइंग बी रिकॉर्डेड। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि बताओ इनका इंक्रीज किधर रिकॉर्ड होगा। सर किसका इंक्रीज पूछ रहा है? क्वेश्चन ने पूछा बताओ जी, सबसे पहले कैश का, फिर डेटर का, फिर क्रेडिटर का, फिर बैंक लोन का और फिर कैपिटल का। आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछ लिए 1 मार्कर्स में। तो कैसे आंसर करोगे? देखो क्या बताना है हमें कि इनका इंक्रीज कहाँ पे रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले कैश, बताओ जी कैश इन 5 में से क्या है? क्या कैश कैपिटल है? नहीं। लायबिलिटी नहीं। एक्सपेंस नहीं। एसेट? हाँ, कैश मेरा एसेट है, यस। एसेट का इंक्रीज चेक करो। एसेट का इंक्रीज है डेबिट साइड में, एसेट का इंक्रीज है डेबिट साइड में, तो मैं क्या लिखूंगा? कैश का इंक्रीज होगा डेबिट साइड में। डेटर भी मेरा एसेट है, डेटर भी क्या है? एसेट है। एसेट का इंक्रीज डेबिट साइड में, तो ये भी क्या लिखूंगा मैं? डेबिट साइड। क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर होता है जिसका पैसा देना है। क्रेडिटर क्या कैपिटल है? नहीं। लायबिलिटी, यस। लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट साइड में, तो लायबिलिटी का इंक्रीज क्रेडिट साइड में, ये होगा क्रेडिट साइड में। बैंक लोन भी एक लायबिलिटी है, तो ये भी क्रेडिट साइड में। कैपिटल का इंक्रीज किधर? कैपिटल का इंक्रीज भी क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि आप ये बताओ कि किधर इनका इंक्रीज या किधर इनका डिक्रीज रिकॉर्ड होता है। तो उसके लिए बस ये 5 चीज़ें याद रखना, पूरी अकाउंट्स में इनसे बाहर कुछ नहीं होता। कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू। बस एक चीज़ याद रखेंगे, ड्राइंग्स, कहीं कंफ्यूज हो जाओ तुम लोग
ड्राइंग्स विल ऑलवेज बी डेबिटेड। ड्राइंग्स हमेशा क्या होती हैं, डेबिट होती हैं, क्योंकि वो कैपिटल को कम करती है। तो कैपिटल डिक्रीज किधर होता है, डेबिट में। ठीक है, तो ये याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब अकाउंट अगर बनाने को आ गया तो सर अकाउंट कैसे बनाने को आएगा हमारे पास। सपोज अकाउंट बनाने को आ गया तो अकाउंट कैसा आएगा, देखो अकाउंट आएगा ऐसा। अगर सब्जेक्टिव पेपर हो तभी तो आएगा। प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट, लेट सपोज आपको बोला कि फर्नीचर अकाउंट बना के दिखाओ। पहला ट्रांजैक्शन लिखा फर्नीचर परचेज्ड 20,000। नंबर 2 फर्नीचर अगेन परचेज्ड 10,000। फिर लिखा फर्नीचर सोल्ड 5,000। नंबर 4 फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर 20,000। अब आप फर्नीचर का अकाउंट बना के दिखाओ। 4 चीजें आ गई, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर अगेन परचेज, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर डिस्ट्रॉयड। अकाउंट कैसे बनता है, टी शेप, ऐसा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। टी बन गया, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, इस तरीके से एक अकाउंट का फॉर्मेट बन जाता है। लेफ्ट साइड को कौन सा साइड बोलते हैं, डेबिट साइड। राइट साइड को बोलते हैं क्रेडिट साइड। कौन सा अकाउंट बना रहे हो, यहाँ पे उसका नाम लिखो। फर्नीचर का अकाउंट बना रहे हैं सर। पर्टिकुलर्स अमाउंट। मैंने इन सभी टॉपिक के बेटा जी डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं। डिटेल्ड में भी क्या, अभी जैसे मैंने ये एक वीडियो में आपको 3 कॉन्सेप्ट समझाए, तो इनका अलग अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, या सर्च करोगे ना अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर मेरा नाम लिख देना, वो आ जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी यूट्यूब पे। इतनी ऊपर वाले की बहुत कृपा है हमारे पे कि नाम लिखते ही यूट्यूब दिखा देता है, ढूंढना नहीं पड़ता। अच्छा, फर्नीचर, अब देखो फर्नीचर, ये देख लो कि फर्नीचर क्या है। फर्नीचर हमारा एक एसेट है। फर्नीचर एक क्या है, एसेट है। तो अगर फर्नीचर एसेट है तो डेबिट में इंक्रीज होगा, क्रेडिट में डिक्रीज होगा। ऐसे नेचर पकड़ना है आपको, जिसका भी अकाउंट बनाना हो। सपोज कैपिटल का बनाना हो तो डेबिट में डिक्रीज, क्रेडिट में इंक्रीज। लेकिन फिलहाल फर्नीचर बना रहा हूं, डेबिट में इंक्रीज, क्रेडिट में डिक्रीज, डेबिट में इंक्रीज और क्रेडिट में डिक्रीज। ठीक है, अब देखो अगर आपने फर्नीचर परचेज करा, फर्नीचर परचेज 20,000, सपोज 20,000 का फर्नीचर खरीदा, तो डेबिट में आना चाहिए ना, तो डेबिट में ही बढ़ता है क्योंकि फर्नीचर। तो मैं लिखूंगा नंबर 1 फर्नीचर परचेज कितने का, 20,000 रुपीज का। ठीक है, फर्नीचर अगेन परचेज, मैंने फर्नीचर फिर खरीद लिया, फिर फर्नीचर बढ़ेगा मेरे पास 10,000 रुपीज। बहुत अच्छे। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, इसको कर लेता हूँ मैं 10,000 ही कर लेता हूँ, तभी तुम्हें बैलेंस समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाती। अच्छा, अब क्या हुआ, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर बेच दिया 5,000 रुपए का। फर्नीचर अगर बेच दिया तो कम होगा, तो इधर लिखूंगा कितने का बेचा, 5,000 रुपए का। फर्नीचर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फर्नीचर में आग लग गई। कितने फर्नीचर में आग लग गई, 10,000, तो ये खत्म हो गया। 10,000 के फर्नीचर में आग लग गई, उसको भी इधर लिख दिया सर। सही है जी। ये बाय करा बढ़ गया, फिर बाय करा और बढ़ गया, ये कम हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना होगा कि फर्नीचर आपके पास बचा कितना। तो 20 + 10 के आपने 30 का बाय करा था। आपको बस ये देखना है ज्यादा वाली साइड कौन सी है, इधर 30, इधर सिर्फ 15, 30 और इधर सिर्फ 15। तो 30 का फर्नीचर लिया था जिसमें से 5 का बिक गया, 10 के में आग लग गई, तो आपके पास फर्नीचर का बैलेंस कितना बचा, जल्दी से बताओ। फर्नीचर का बैलेंस कितना बचा, 30 में से 15 का चला गया, चाहे वो आग लगने से गया चाहे वो बेच दिया, तो बैलेंस बचा 15,000। इसको हम बैलेंस लिखते हैं। तो टोटल वैल्यू कितना आया, फिर से 30,000। तो आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि 1 मार्कर में 3-4 ट्रांजेक्शन दे दे और नीचे ऑप्शंस में दे कि बैलेंस बताओ कितना आएगा, तो ऐसे आपको बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी अकाउंट बनाना हो, बस उसका डिक्रीज इंक्रीज देख लो और काम हो गया। ऐसे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस में 3 प्रकार के सवाल पूरे होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के सवाल मैंने आज डिस्कस करे, हमने डिस्कस करे फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें मेनली प्रॉफिट निकालना होगा, एग्जाम्पल बेस्ड जिसमें आपको ट्रांजैक्शंस लिखनी होंगी, और टी शेप। टी शेप से 2 तरीके के, या तो अकाउंट बनाओ या ये बताओ कि डिक्रीज इंक्रीज कौन सी साइड में रिकॉर्ड होता है। इसमें क्लियर वाला रूल इज द किंग, आपको ये रूल आना चाहिए, आप सब कर पाओगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशंस में मैंने आपको 3 प्रकार के सवाल का रिवीजन करा दिया। बचा एक प्रकार का सवाल इक्वेशन बेस्ड, इसको कल रिवाइज कराता हूँ और चैप्टर आपका खत्म।
और कोई चैप्टर टिपिकल लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में इसके बाद कैश बुक सब्सिडरी बुक रिवाइज करा दूँ, फिर जर्नल लेजर करा दूंगा, ऐसे फटाफट होते चले जाएंगे, सारा रिवीजन कंप्लीट। रिकॉर्डेड डिटेल्ड लेक्चर्स बहुत अच्छे से डाले हुए हैं मैंने, कहाँ पे, ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में सर्च कर लो, आराम से तुम लोग को मिल जाएंगे। टर्म 1 की प्लेलिस्ट भी बना के अलग से खड़ी कर दूंगा, उसको देख लेना, काम खत्म। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग दिस अजीब सी साउंड एज वेल, मशीनों की साउंड आ रही है, डिस्टर्बिंग साउंड है, बट ठीक है यार, पढ़ाना तो था तो पढ़ाना था, नहीं तो वीडियो रह जाती तुम लोग की। मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे टॉलरेट कर लेंगे। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच।